नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में सेकंड चैप्टर भूगोल का वन तथा वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम ये जानें कि वन और वन्य जीव संसाधन क्या है। पहले वन के बारे में देखो। वन प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को प्रदत्त वह अमूल्य निधि है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने जीवन के लिए करता है। पूरे भारतवर्ष में 21.05 क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, जिसका उपयोग मानव जातियां अपने सुखी जीवन के लिए या कह लीजिए अपने जीवन यापन के लिए उन वनों पर निर्भर हैं या उन वनों का उपयोग करती हैं। इसलिए मानव जीवन का यह परम कर्तव्य बनता है कि वह इन वनों का संरक्षण करे। वन का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उन सभी चीजों का उपभोग हम कर सकते हैं जो प्रकृति हमारे लिए बनाई है, हमारे जीवन के लिए बनाई है, जो जीवन उपयोगी हैं। तो सबसे प्रमुख चीज है कि यह वन संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है या पृथ्वी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ये पाए नहीं जाते। अब बात आती है कि हम वनों का संरक्षण किस प्रकार करें। वन को संरक्षण करने का क्या क्या तरीका है। यह भी सही है कि विश्व के सभी देश, वहां की सरकारें वन को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के अलग अलग देशों ने कानून बनाया। जैसे भारतवर्ष में 1972 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके आधार पर वनों का संरक्षण कानूनी रूप से किया जा सके। देखिए, हम एक चीज और बता दें आप लोगों को। जब भारतवर्ष हमारा स्वतंत्र नहीं था, भारत अंग्रेजों का उपनिवेशक था, तो अंग्रेजों के द्वारा वनों का अत्यधिक मात्रा में शोषण किया गया, वनों को काट दिया गया, वनों को समाप्त कर दिया गया, उनकी लकड़ियों को अपने यहाँ लेकर के चले गए। उस लकड़ियों का प्रयोग वह अनावश्यक रूप से भी कर रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ कि वन क्षेत्र जो है भारतवर्ष में कम हो गए। तो अब आती है बात कि वन संरक्षण कैसे किया जाए। पहले बात तो नंबर 1 है वनों का उचित शोषण आवश्यक हो तभी हम वनों को काटें, अन्यथा वनों को काटने का प्रयास न करें। हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। यही वनों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने घर में गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, अन्य फसलों को उगाते हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी होती है, लेकिन उसको हम साल भर रखते हैं, 2 साल रखते हैं। क्यों रखते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, हमको ये चीजें मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। तो इनको पाने के लिए हम उनका संरक्षण करते हैं। तो उसी प्रकार से प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमारे लिए वन उपयोगी हैं, उनका भी हमें उतना ही शोषण करना चाहिए, उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमको आवश्यक है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं लकड़ी के उपयोग पर नियंत्रण लगाना। कहने का तात्पर्य है कि वनों से प्रदत्त जो बेशकीमती लकड़ियां हमें प्राप्त होती हैं, उन लकड़ियों का हम उचित जगह पर प्रयोग करें, उसे अनावश्यक रूप से खराब न करें या फेंकें न, सड़ाएं न, उसका हम उचित प्रयोग करेंगे तो हमें अन्य लकड़ियों की आवश्यकता या वनों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा है वन संरक्षण संबंधी शिक्षा एवं ज्ञान का विकास। अब देखिए बच्चों,
सबसे मुख्य चीज यह है कि वन संरक्षण के लिए हमें उन मूलभूत ज्ञान का होना हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि बिना शिक्षा और ज्ञान के हम किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, चाहे वो वन हो, चाहे वो अन्य और भी चीजें हों, तो उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। ज्ञान का तात्पर्य, शिक्षा का तात्पर्य यह है कि वनों को काटने से पहले हम वनों को लगाने का भी प्रयास करें, वनों के द्वारा प्रदत्त लकड़ियों का उपयोग उचित जगह पर करें, क्योंकि वन नहीं होंगे तो हमें वर्षा का अभाव होगा, प्राकृतिक प्रदूषण होगा, और एक चीज और है कि हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अब जैसे देखिए, हम एक चीज आप लोगों को बता दें, हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि पीपल का एक ऐसा पौधा है जिसको हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उस पर भगवान निवास करते हैं। महाभारत में कहा गया, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हम पीपल के वृक्ष पर हमारा निवास स्थान है, पीपल का वृक्ष समझो मैं हूं। ये धार्मिक आस्था को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जीवन पर्यंत 24 आवर हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो ये भी एक शिक्षा की बात है, ज्ञान की बात है, इसको जानना चाहिए। तो वन संरक्षण के लिए शिक्षा और ज्ञान का विकास होना आवश्यक है। चौथा है वन महोत्सव। देखिए, किसी चीज को, जैसे हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, 2 अक्टूबर क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों, हमारे देश की स्वतंत्रता से संबंधित वो स्मृतियां हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे द्वारा बताए हुए शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से वो जानेंगी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष इन नेशनल हॉलिडे को मनाते हैं। तो उसी प्रकार से वन महोत्सव भी मनाना चाहिए, क्योंकि वन महोत्सव वन से संबंधित वह शिक्षा और ज्ञान का स्वरूप होता है कि जिससे हमें वनों के बारे में जानकारी होती है। अब वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ, जब 1950 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री 1955 ईस्वी में के.एम. मुंशी ने सर्वप्रथम वन महोत्सव प्रारंभ किया। 1955 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार के कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया। उसके माध्यम से वन संरक्षण संबंधी चीजों को बताने का प्रयास किया गया। ये हमेशा मनाया जाता है। अब आता है वनों का ह्रास या वनों का पतन, कि कौन कौन से कारण हैं। भाई ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि वनों को बचाने के क्या उपाय हैं, यदि वन नष्ट होते हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, या वनों के ह्रास का क्या कारण है। तो पहला कारण है वनों में आग लग जाना। वनों में आग लग जाने का तात्पर्य है, अभी आप लोग पिछली कक्षाओं में बताया गया था या जनरल नॉलेज के रूप में बताया गया था कि अभी आपका जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लग गई। और वनों में आग लगने का तात्पर्य है कि वन्य तो जल ही गए, उसके साथ वन्य जीवन भी जो थे वह भी समाप्त हो गए। तो वनों के लगने से हमारी प्रकृति जो है प्रदूषित हो जाती है। तो वनों का नष्ट होने का एक भी कारण है कि वनों में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करता है तो उससे आग लगने का भय बना रहता है। तो इससे तो बचना चाहिए। दूसरा है झूम खेती। झूम खेती का तात्पर्य आप लोगों को बताएं। यह तो झूम खेती अंग्रेजों के जमाने से, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत के अधिकतर भू क्षेत्रों पर वनों का वन अधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया उन्होंने कि जंगलों को काट करके
वहां पर खेती प्रारंभ कर दिया कुछ सीमित क्षेत्र में। फिर इसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया 10 साल 12 साल 15 साल के लिए, फिर दूसरी जगह पर चले गए, वहां पर वनों को काट करके उन्होंने क्या किया कि खेती शुरू कर दी, फिर उसको भी 10 12 15 साल के लिए छोड़। इस तरह से जो परिवर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के उन्होंने जो खेती प्रारंभ की या करने की जो प्रक्रिया शुरू की उसे हम झूम खेती के रूप में जानते हैं। तीसरा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे तमाम भाखड़ा नंगल बांध है, रिहंद बांध परियोजना है, तमाम परियोजनाएं हैं जो नदियों पर बना करके वहां पर बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो उससे क्या होता है, सबसे मुख्य चीज जब कोई भी बांध या परियोजना बनाई जाती है तो उस स्थान पर वहां के गांव पेड़ पौधे सभी को काट दिया जाता है। काटने के बाद उस स्थान पर बांध बनाया जाता है। इससे जो भी बांध या बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई उनके स्थापित होने से कई एकड़ या काफी क्षेत्रफल में वनों को काट करके समाप्त कर दिया गया, इसको भी रोका जाना चाहिए। चौथा है प्रकृति प्रकोप तथा कीड़े मकोड़े। देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज है कि प्रकृति का भी कहीं ना कहीं हमारे वन को नष्ट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह हमारे वन्य जीवन के वनों के लिए प्रकोप का कार्य करती हैं, नष्ट करने का कार्य करती हैं। उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका कीड़े मकोड़ों की भी होती है। कुछ प्रकृति में कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं कि जो पेड़ पौधों को काट देते हैं, काटने के बाद वो पेड़ पौधे विकसित नहीं कर पाते हैं, सूख जाते हैं, वो वन का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये चार कारण जो है हमारे वनों के ह्रास के कारण भी हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है वन्य जीव संसाधन या वन्य जीव। वन्य जीव का तात्पर्य है कि वनों में निवास करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं या जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे बाघ है, चीता है, शेर है, तमाम पक्षियां हैं, बाज है, गिद्ध है, कौवा है, सुक है, तमाम वन्य जीव हैं जो वनों में ही निवास करते हैं। उनके संरक्षण के लिए उनके संरक्षण की भी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। कहीं न कहीं वह भी प्रकृति के रूप से हमें प्रदत्त हैं, मिले हुए हैं और वह भी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। तो संकटग्रस्त जंतुओं एवं उनके आवासों के बचाने की प्रक्रिया ही वन संरक्षण कहलाती है। इसलिए भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को बनाया। यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को बनाने का तात्पर्य है कि जो विलुप्त जनजातियां हैं उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने अनेक उद्यानों, पार्कों और जंगलों को अधिग्रहित कर लिया है, उसे सरकार के अधीन कर दिया है और सरकार के द्वारा उन वन संरक्षण, उन वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जंगलों में जो निवास करने वाले जानवर हैं या जो पशु पक्षी हैं वो किस काम के हैं, भाई कौन सा हमारा संरक्षण करते हैं। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर पेड़ पौधे का कोई न कोई हमारे जीवन में उनका उपयोग होता है और उन्हीं उपयोग, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए गिद्ध का या बाज का। गिद्ध क्या है, जो हमारे पृथ्वी पर जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनको वह खा करके उस प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास करते हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम वन तथा वन्य जीव संसाधन के बारे में हमने अध्ययन किया। जो चीज इसमें आपको समझ में न आई हो उस चीज को आप विद्यालय की वेबसाइट पर अपने कमेंट बॉक्स में